Okay. So today's topic is molecular classification of colon cancer. Because of NGS testing, we are now trying to divide each and every malignancy into molecular subtypes so that we can practice precision medicine, right? So there are various classifications of colon cancer based upon molecular alterations, but the common one is consensus molecular subtyping. It came into picture in 2015. So consensus molecular subtyping. This classification, इसके लिए लेकिन NGS चाहिए, हाँ जी, पर हमारे केस में तो NGS नहीं कराते। but you need to do in obviously metastatic case. Costly है test। There are some labs which are doing it in a cheaper way. Reasonable rates पे करवा रही हैं. So according to you, each and every case of CA colon undergo NGS testing. Not each and every case, but locally advanced or metastatic disease, you should go for NGS. There are 4 types. This CMS means consensus molecular subtyping. 1, 2, 3 and 4. CMS. CMS 1, CMS 2, CMS 3, CMS 4. CMS 1 is MSI immune. You have already heard about MSI, MMR testing. तो जो माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी वाले जो भी पेशेंट्स हैं वो इम्यून मैकेनिज्म होता है उनमें. यू हैव सीन दैट इनमें इम्यूनोथेरेपी बेटर वर्क करती है जो MSI हाई पेशेंट है. ठीक है, तो ये 4 क्लासिफिकेशन एक्चुअली इनके जो मैकेनिज्म है, जो पाथवे है, उसके बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं और उसी के बेसिस पे अलग अलग इनमें जेनेटिक अल्टरेशंस हैं. तो दिस पाथवे इज MSI इम्यून पाथवे. Second is canonical. Usual standard meaning of canonical is your standard pathway or the conventional pathway, right? जो usual common pathway है colon cancer के होने का, right? So that means these 3 are non-canonical because these are aberrant pathways. This is standard pathway, right? Third is metabolic dysregulation. Dysfunction or dysregulation, some metabolic cause is there. And the fourth one is your mesenchymal. Mesenchymal means आपके स्ट्रोमा में कोई प्रॉब्लम है, राइट? तो इसके हम अभी आपको पहले मैं पाथवे बताता हूँ. मतलब it's mean कि cause of developing cancer. Yes. क्योंकि यस, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन की वजह से कोलोन कैंसर हो गया. ठीक है. तो जो ये है, ये इसमें आता है आपका जैक स्टैट पाथवे होता है एक, जो आपकी इम्यूनिटी के रिगार्डिंग. इस पाथवे में देयर इज एन इशू ड्यू टू दिस. ठीक है, अगर जैक स्टैट पाथवे में कुछ इशू है तो इम्यून इवेजन हो जाएगा ट्यूमर का. Ideally, our body should kill any foreign element like the tumor cells. Our body should kill that tumor cell, but the tumor is evading our immune system because of JAK-STAT pathway. ठीक है. Canonical जो इसका standard pathway है, that is WNT and MYC pathway. राइट, ये एक्टिवेट हो जाते हैं. दीज आर ओनकोजीन टाइप
ऑन्कोजीन्स एक्टिवेशन हमारा एक्सटेंडेड पाथवे है हर मैलिग्नेंसी में. समझ नहीं आता बॉडी में ऑन्कोजीन होते क्यों है, कुछ रीजन उनका नॉर्मल फंक्शन भी होता है. दे आर यूजुअली ट्यूमर सप्रेसर्स होते हैं. ट्यूमर सप्रेसर्स होने का मतलब क्या होता है कि आपकी जब डीएनए की डुप्लीकेशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो वो करेक्ट वे में हो, वो ऐसा ना हो कि वो चलती ही रहे. तो इसलिए ट्यूमर सप्रेसर्स होते हैं, वो एक तरीके से वैसा काम कर रहे होते हैं. बट सडनली अगर उनमें म्यूटेशन हो जाए, वो रोक ना पाए या फिर वही प्रोलिफरेट करवा दे, देन दे बिकम सम काइंड ऑफ ऑन्कोजीन्स. ठीक है, आइडली दे आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट दैट थिंग, बट सडनली दे गोट एक्टिवेट. एब्नॉर्मलिटी की वजह से हाँ कैंसर होता है तो वो ऑन्कोजीन बन जाता है. हाँ, यूजुअली दो टाइप के होते हैं, ट्यूमर सप्रेसर्स होते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं. ट्यूमर सप्रेसर रोक रहे होते हैं. अगर ट्यूमर सप्रेसर में कोई म्यूटेशन हो जाए तो वैसे मैलिग्नेंसी हो जाएगी, वो रोक नहीं पाएगा. कुछ प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं, वो कुछ और काम कर रहे हैं बॉडी में, बट अगर उनमें म्यूटेशन होगी, प्रोटो ऑन्कोजीन कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन एंड दैट कॉजेज द मैलिग्नेंसी इटसेल्फ. अगर मान लो आपकी ट्यूमर सप्रेसर जीन है. पता नहीं है, ठीक है. तो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है, तो मेटाबॉलिक वही डिसरेगुलेशन, दिस इज सेम पाथवे. ठीक है. मीजनकाइमल में आपने ये सुना होगा, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा एक्टिवेशन हो जाता है इसमें. ये बहुत जगह आता है आपका ट्यूमर. हाँ, एंजियोजेनेसिस हो जाना, बहुत ज़्यादा एंजियोजेनेसिस हो गई है, या फिर स्ट्रोमल इन्फिल्ट्रेशन हो गई है. तो इन सब कारण से मीजनकाइमल टाइप का हो जाता है कि आपके स्ट्रोमा में देयर इज सम प्रॉब्लम. ठीक है. अब इसके हम जीन सिग्नेचर्स की बात करेंगे, क्योंकि जब हम एनजीएस कराएंगे देन हाउ वी गेट टू नो दैट व्हाट पाथवे इज एक्टिवेटिंग, इन विच ग्रुप द पेशेंट इज फॉलोइंग, राइट. तो इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया दैट एमएसआई हाई होगा तो इम्यून एक्टिवेशन होगा, इम्यून इवेजन होगा, सॉरी. ठीक है. और इसके अंदर बी रैफ म्यूटेशन पॉजिटिव होती है. यूजुअली जब भी हम मेटास्टैटिक कोलोन कैंसर की बात करते हैं, या यूजुअली भी अब जब भी हम कोलोन कैंसर की बात करते हैं, तो हम तीन चीज़ों की सबसे इंपॉर्टेंटली बात करते हैं, रास एंड राफ म्यूटेशन एंड दिस एमएसआई. तो जो रास है, दैट इज के रास, ये आपका मेटाबॉलिक में एक्टिवेशन होती है इसकी. और बी रैफ, रास एंड राफ. राफ तीन टाइप के होते हैं, ए राफ, बी राफ, सी राफ. सो वी आर टॉकिंग अबाउट बी राफ. ठीक है. रास भी दो टाइप के होते हैं, के रास एंड रास. तो यहाँ पे मोस्टली हम के रास की बात कर रहे हैं. ठीक है. राफ में क्या था, ए बी एंड सी, ए बी सी, ए बी एंड सी. एनजीएस ये बता देगा कि इसमें ये जीन का म्यूटेशन है. हाँ. और एक आपने वो भी देखा होगा इसके अंदर, एपीसी, एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई, जो मैंने शायद फैमिलियल जेनेटिक्स में भी पढ़ाया था. तो एपीसी 2 और 3 में दोनों में पॉजिटिव हो सकता है, बट कैनोनिकल में TP53 भी पॉजिटिव होता है आपका. तो बाकी किसी में नहीं होगा. हाँ. ठीक है. तो ये तो मैंने मेन आपको जीन म्यूटेशंस बता दी इसकी. ठीक है. और इसके अंदर कोई खास स्पेसिफिक जीन म्यूटेशंस नहीं है, राइट. तो मतलब जब हम एनजीएस कराएंगे तो इस सब से हम थोड़ा सा आइडिया लगा देंगे. उससे हमारा ट्रीटमेंट गाइडलाइंस में हेल्प मिलेगा. हाँ. है ना. और इसके अंदर एक और होता है, सोमैटिक कॉपी नंबर एब्रेजन्स, वो इसमें लो होता है. मतलब ये आपको सब एनजीएस के थ्रू ही आइडिया लगेगा. इसमें हाई होता है, इसमें इंटरमीडिएट होता है, और फिर इसमें हाई हो जाता है. तो ये सब मार्कर्स आपके हेल्प करेंगे टू प्रॉपरली डू द कंसेंसस मॉलिक्यूलर सबटाइपिंग. अब आजकल एक चीज और है जो कोलोन कैंसर को मैनेज करने में बहुत इंपॉर्टेंस रख रही है, वो है डेक्स्ट्रेरिटी, या फिर विच साइड ऑफ द कोलोन इज इन्वॉल्व, विच पार्ट ऑफ कोलोन इज इन्वॉल्व अनाटॉमिकली.
सो विच पार्ट ऑफ कोलोन इज इन्वॉल्व? तो ये जो MSI इम्यून है मोस्टली राइट साइडेड ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है, राइट साइडेड ट्यूमर्स होते हैं। जो स्टैंडर्ड कैनोनिकल वाले हैं दे आर लेफ्ट साइडेड ट्यूमर्स। लेफ्ट साइडेड गुड प्रोग्नोसिस होता है ना एज कंपेयर टू राइट। जो हाँ जो राइट वाले होते हैं वो मोस्टली आपके एंटी-EGFR थेरेपी से कम रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे सिटुक्सीमैब वगैरह हम देते हैं तो ये पुअरली रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइडेड रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो तभी तो आप देखो ना राइट साइडेड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बट इम्यूनोथेरेपी तो अच्छी काम कर सकती है, ठीक है। तो लेफ्ट साइडेड हो गया। फिर ये मेटाबॉलिक वाले एनी पार्ट बोथ लेफ्ट एंड राइट दोनों को इन्वॉल्व कर सकता है, और जो मीजनकाइमल है वो मोस्टली लेफ्ट साइडेड होते हैं, राइट। अब हम आते हैं कि प्रिविलेंस पे, कि इनमें से कौन सा मोलिकुलर सबटाइप ज़्यादा कॉमन है। तो जो मोस्ट कॉमन है ये है मोस्ट कॉमन कैनोनिकल 37% केसेस, ठीक है। मोस्ट कॉमन पता लग गया है। सेकंड मोस्ट कॉमन इज मीजनकाइमल 23%, बाकी ये दोनों बराबर है 13 to 14% की रेंज में। मतलब जो आपकी म्यूटेशंस हैं मोस्टली आप देखो, इसके अंदर BRAF थी जो हमारी याद करने लायक है, BRAF और KRAS ये बराबर हैं। और जो TP53 होता है, जैसे आप देखो अगर किसी का TP53 म्यूटेटेड हो तो हम हर जगह ही बोल देते हैं पुअर प्रोग्नोसिस टाइप, क्योंकि बहुत सारी ये डिजीजेस कीमो रेजिस्टेंट होती हैं, रिलैप्स बहुत ज़्यादा करती हैं, तो इस टाइप में ये इसमें पॉजिटिव आ जाता है। ओवरऑल प्रोग्नोसिस की हम बात करें चारों कैटेगरी में, तो अभी बताता हूँ मैं। वो भी है। तो अगर हम इनमें प्रोग्नोसिस की बात करें तो वर्स्ट प्रोग्नोसिस इज ऑफ मीजनकाइमल, वर्स्ट प्रोग्नोसिस, बिकॉज ये प्रेजेंट ही मेटास्टैटिक प्रेजेंट करता है मोस्टली। ऊपर से आपने देखा ना तो इम्यून मैकेनिज्म एक्टिवेट हो रहा है, वो भी टारगेट नहीं है, ना BRAF वाले टारगेट्स हैं, बाकी टारगेट्स जेनेटिक टारगेट्स हमारे पास कम है, तो डिजीज रिस्पॉन्ड नहीं करती, कीमो रेजिस्टेंट टाइप का हो जाता है। ये कीमो एंड टारगेटेड ड्रग रेजिस्टेंट होता है। और कीमो में हम क्या चॉइस देते हैं? फॉलफॉक्स देते नहीं होंगे, देते हैं क्या? हाँ देते हैं यूजुअली। तो अगर पेशेंट एंट्रियामाइसिन कंटेनिंग दिया जाता होगा, सार्कोमास में आ गया ना मेसेंकाइमल टाइप। नहीं, ऐसा इसमें नहीं है। अभी हमने वही मैं आगे बताऊंगा कि अगर इसके बेसिस पे आपको ट्रीट करना है तो क्या इसको यूज़ करेंगे अभी, तो उसका आंसर है नहीं। फिलहाल हमने ये बना दिए हैं, बट इसके बेसिस पे पर्टिकुलरली इसके बेसिस पे ट्रीटमेंट अभी नहीं है। तो अभी देखो ये हो सकता है भाई चलो इसके लिए इम्यूनोथेरेपी होगी, नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि स्ट्रिक्टली इसके बेसिस पर नहीं है, बट जो इसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस हैं उसके बेसिस पर तो है, लेकिन वो ग्रुपिंग के बेसिस पर नहीं है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा, ठीक है। और इसका प्रोग्नोसिस वैसे गुड होता है, बट अगर रिलैप्स हो जाए तो पुअर होता है। अगर पेशेंट रिलैप्स ही नहीं कर रहा मान लो तो गुड है, बट अगर रिलैप्स करता है तो पुअर हो जाता है। जबकि कैनोनिकल का गुड होता है इवन आफ्टर रिलैप्स, अगर रिलैप्स भी कर गया तो भी इससे बेटर है प्रोग्नोसिस, राइट। तो ये तो थी बात हमारी कंसेंसस मॉलिक्यूलर सबटाइपिंग की, ठीक है। अब क्या आप इसी के बेसिस पर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट डिवाइस मतलब क्या आप अभी मैनेज करते हैं? आंसर इज नो। करंटली वी आर नॉट यूजिंग इट टू मैनेज द पेशेंट्स, बट आई एम गोइंग टू टेल व्हाट वी आर डूइंग। और उसका रीजन क्या है?
मतलब क्यों हम यूज नहीं कर रहे, इसमें एक वर्ड आता है इंट्रा ट्यूमर हिट्रोजेनिसिटी। ये ट्यूमर है, यहां भी प्रेजेंट है, बायोप्सी यहां से ली गई, यहां आ गया मान लो CMS1, यहां से लें CMS2, सेम पेशेंट सेम ट्यूमर, दिस इज नोन एज इंट्रा ट्यूमर हिट्रोजेनिसिटी। ठीक है, तो इसी की वजह से ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करेंगे, दैट्स वाई पेशेंट टू पेशेंट हमारी ट्रीटमेंट वेरी करती है। तो आप किसी पेशेंट को CMS किसी पर्टिकुलर ग्रुप में डाल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ उसी ग्रुप में है। हो सकता है कि अगर आप उसकी और जगह से बायोप्सी लो, कोई और ग्रुप निकल आए, कोई और म्यूटेशन निकल आए, दैट्स वाई। ठीक है, तो अभी मैं आपको बस बता देता हूं कि हमारी छोटी सी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, व्हाट इज आवर प्रैक्टिकल अप्रोच इन मैनेजमेंट। अगर पेशेंट MSI हाई है, मतलब CMS1 है, तब हमारे पास IO का रोल है, इम्यूनोथेरेपी। सिंपल है, आप अलोन IO से भी मैनेज कर सकते हो, सिंपल है। ठीक है, सेकंड, अगर पेशेंट को BRAF V600E म्यूटेशन है, ठीक है, तो पेशेंट को मैनेज करने के लिए हमारे पास है जैसे एनकोराफिनिब, आई थिंक मैंने बैकवाटर ट्रायल पढ़ाया था एक, ठीक है, उसमें था एनकोराफिनिब प्लस सिटुक्सीमैब प्लस मॉडिफाइड फोल्फॉक्सिक्स, ठीक है, और प्लस माइनस उसमें एक और ड्रग भी थी बिनीमैटिनिब, ये इसके साथ है, फिर हम फोल्फॉक्सिक्स को प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड कैटेगरी आती है KRAS BRAF वाइल्ड टाइप, क्योंकि जो एंटी EGFR ड्रग्स है ना, सिटुक्सीमैब, पैनिटुमोमैब, एंटी EGFR मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, ये वो सिर्फ तब दी जाती हैं जब RAS वाइल्ड टाइप हो। तो ये इस तरीके से हम इसको देते हैं। फिर कोई पेशेंट अगर HER2 म्यूटेशन पॉजिटिव आ गया, जबकि आप देखोगे HER2 म्यूटेशन का जिक्र भी नहीं था मोलिकुलर क्लासिफिकेशन में, बट इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ मार्कर। सो HER2 म्यूटेशन पॉजिटिव आ रही है तो हम ट्रांसोजुमैब प्लस परटुजुमैब, या फिर हम जैसे कि आजकल TDXD का भी रोल आ गया है इसमें, ट्रांसोजुमैब ड्रग्स्टिकैन, वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर पेशेंट को NTRK फ्यूजन आ रहे हैं, NTRK फ्यूजन, अभी इसका भी जिक्र नहीं था मोलिकुलर क्लासिफिकेशन में, तो इसके भी कुछ TKIs होते हैं, जैसे एनट्रैक्टोनिब, लैरोट्रैक्टिनिब, तो ये भी TKIs हैं जो हम कोलोन कैंसर में यूज़ कर सकते हैं। तो देखा जाए स्ट्रिक्टली मोलिकुलर सब टाइपिंग के बेसिस पे नहीं है ये मैनेजमेंट, हमें कोई टारगेट मिला एंड वी आर यूजिंग दैट थिंग, इट्स सिंपल, डन।